सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। आज हमारी क्लास VSEPR का लास्ट टॉपिक है। आपने देखा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की। फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं अपन, उसमें से भी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में आता है। इसको मैंने 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करना है। 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं और आज ये लास्ट वीडियो है। दोनों वीडियो का रिवीजन चलेगा 5 मिनट। आप सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे और आज का जो सेशन है वो VSEPR के ट्रिक फॉर्मूला है एक, जिसकी हेल्प से हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट अस रिवाइज कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मेरा शेप लीनियर होएगा और एंगल 180 डिग्री होएगी। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ऑल द 3 आर बॉन्ड पेयर्स तो मेरा शेप ट्रायगोनल प्लेनर होएगा विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर उस वाली कैटेगरी में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर तो शेप बेंट हो जाएगा। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। उनमें से अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो शेप पिरामिडल हो जाएगा जैसे अमोनिया का था। 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर है तो शेप बेंट हो जाएगा जैसे पानी का था। फिर हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में जाएंगे। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। अगर उनमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं 1 लोन पेयर है तो वो झूला सीसो वाला वो हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं तो शेप टी शेप अल्फ़ाबेट टी शेप हो जाएगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं तो शेप हो जाएगा लीनियर, जिसका XeF2 का स्ट्रक्चर आपने बनाया था। उसके बाद हम आ रहे थे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। अगर ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप होएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। अगर उनमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और अगर उनमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर जैसे XeF4 का था। उसके बाद हमने 7 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी मैंने बताया था आपको कि NCERT ने मेंशन नहीं करा है बट अपन ने पढ़ाया था। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अगर और सातों के सातों बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप आपका हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसमें 5 एंगल 72 डिग्री की होंगी और 2 90 डिग्री की। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जहाँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल था वहाँ 3 एंगल 120 की थी और 2 एंगल 90 की थी। वहाँ 2 तरह के बॉन्ड्स थे, 2 लंबे बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्शन होता है उनमें, और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो शॉर्टर हैं एक्सियल से क्योंकि उनमें रिपल्शन कम होता है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर सातों बॉन्ड पेयर हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसमें एक और चांस आ गया कि 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर तो उस टाइम शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला अपन ने अभी पढ़ा नहीं था। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मैंने बताना था आपको। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन जो अपन पिछला लेक्चर में जहाँ पर हम इर्रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ रहे थे वहाँ पर ये चीज़ छूटी हुई थी कि अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये तो उस दिन पढ़ा दी था फर्स्ट लेक्चर में, एंड ऑल द 7 आर बॉन्ड पेयर्स तो शेप क्या होगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसी कैटेगरी का जो लास्ट चीज़ थी वो अपन को आज बताना थी कि अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इफ़ आई हैव 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, उनमें से 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अगर ऐसा मेरे पास कोई मतलब एग्जाम्पल है या कोई कंपाउंड है तो उसका शेप का नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड मतलब ऑक्टाहेड्रल का थोड़ा सा अलग फॉर्म, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसकी एक एग्जाम्पल भी आप चाहो तो याद कर सकते हो IF7। बाकी डिटेल इनकी नेक्स्ट ईयर क्लास 12 में मिलेगी आपको। अभी तो अपन ने शेप पूरे देख लिए हैं और इस तरह से हमारा रेगुलर ज्योमेट्री और इर्रेगुलर ज्योमेट्री वाला जो टेबल है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, साथ में अपन लोग कुछ अच्छा ट्रिक फॉर्मूला से शेप्स भी निकालेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑल द 7 आर बॉन्ड पेयर, वी हैव डन पेंटागोनल बाइपिरामिडल, but 6 bond pair and 1 lone pair, remember always the shape is distorted octahedral
and the compound which is given is IF7. I hope it is clear. ये हो गया. Now let us start writing few questions, जो कि कुछ उसमें से बहुत आसान भी हैं, आपको आते हैं, और कुछ उसमें से अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करने वाले हैं. तो आप इसके बाद जो ये आपने लिखा है, let us take the first question of today's class. आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, Y is in SF4 and ClF3. Y is, question number 1, Y is in SF4 and ClF3, है ना. Y is in SF4 and ClF3. The lone pairs are occupying. The lone pairs are occupying the equatorial position. Occupying the equatorial position. ये अपन जब पढ़ाते टाइम पूरे डिस्कस मतलब ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. अब आप ध्यान से समझिए. ClF3 में भी आपने देखा था टी शेप था, अपन ने ऐसे बनाया था, ये हमारा Cl था, ये हमारा F था, है ना. ये टी इस तरह से अपन ने देखा था. लोन पेयर जो थे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे. ऐसे ही आपको याद होगा SF4 में ये एक बॉन्ड था, ऐसे ही आपका ये एक बॉन्ड था, फिर आपका एक ये 3 इक्वेटोरियल है, यहाँ पर आपका एक F था और यहाँ पर भी आपका एक F, और लोन पेयर अगेन ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजीशन. तो हम सब जानते हैं इसका रीज़न, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में रिपल्शन कम होता है, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर द बॉन्ड्स एंड दे आर ऑफ एंगल 120 डिग्री सेपरेटेड. तो ये हमारा इसका रीज़न है, और SF4 में भी हमारा सेम रीज़न हम बताएंगे. तो इसके अंदर अपन लिखेंगे आंसर, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ. द लोन पेयर्स are at equatorial positions. The lone pairs are at equatorial positions. The lone pairs are at equatorial positions because these bonds are separated by 120 degree angle. Because these bonds are separated by 120 degree angle, so they experience less repulsion. So this is the question. इसके अंदर आप ये डायग्राम नहीं बनाओ, जब भी चलेगा वो तो मैंने डायग्राम समझाने के लिए बना दिए थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ. सेकेंड क्वेश्चन है, बोथ, क्वेश्चन नंबर 2, बोथ अमोनिया एंड वाटर हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, but the angle in ammonia equal to 107 degree and of water equal to 104.5 degree. So please finish writing. Both ammonia and water have 4 electron pairs. दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बट एंगल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में नॉर्मली एंगल टेट्राहेड्रल वाली एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होके 107 डिग्री और 104.5 डिग्री एंगल आ गई है. तो हम यहाँ पर यह आंसर देंगे कि दोनों के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी दोनों में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट मतलब 4 है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, लेकिन क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो शेप डिस्टॉर्टेड होकर पिरामिडल हो गया और एंगल भी रिड्यूस हो गई 109 डिग्री से 107 डिग्री. फिर हम पानी का बताएंगे कि पानी में हमारे पास एक के बदले 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर में
लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होएगा तो एंगल और कम होकर 104.5 डिग्री हो जाएगी और शेप और डिस्टॉर्टेड हो जाएगा यानी बेंट हो जाएगा। सो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बट ये कंक्लूजन है पूरे टॉपिक का और बढ़िया क्वेश्चंस है। तो अपन यहाँ लिखेंगे इन अमोनिया वन लोन पेयर exist. In ammonia, one lone pair exists and lone pair dash bond pair repulsion. Lone pair dash LP यानी lone pair, BP यानी bond pair and lone pair bond pair repulsion is more than BP यानी bond pair and lone pair repulsion is more than bond pair. So the shape is distorted. यानी ब्रैकेट में क्या हो गया डिस्टॉर्टेड होके pyramidal and the angle is reduced from 109 degree 28 minutes to 107 डिग्री। तो एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट से एंगल कितनी हो गई, एंगल 107 डिग्री एंगल जो है वो रिड्यूस हो गई। बस इसी जैसा बोल पानी में भी कहा जाएगा। तो इन अमोनिया वन लोन पेयर एग्जिस्ट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। So the shape is distorted, become pyramidal and the angle is reduced from 109 degree 28 minutes to 107 degree। उसी में कंटिन्यू कर लो, आप लाइन कंटिन्यू करिए। Also in water two lone pairs exist। Also in water two lone pair exist and lone pair repulsion is more than lone pair bond pair। lone pair repulsion is more than lone pair bond pair। So the shape is distorted more, becomes bent। So the shape is distorted more, becomes bent and the angle is reduced to 104.5 degree and the angle is reduced to 104.5 degree। So I hope it is clear। ओके अब हम वही जो ट्रिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो अब हम लेने वाले हैं। अब आप एक हेडिंग डालेंगे साइड हेडिंग कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कॉमा बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर कर सकते हैं अपन, टोटल NO यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो कैलकुलेशन total number of electron pairs, bond pairs and lone pairs and predicting the geometry of the compound, है ना, और कंपाउंड की ज्योमेट्री को निकालना। So this is the topic which we have to discuss now। As I told you before also that I am giving you a trick formula। अगर आपको वो जो पूरा मैंने पढ़ाया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 उसमें आपको पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन पेयर पे शेप ये होता है, लोन पेयर हो जाता है तो शेप ये होता है। तो फिर आप कोई सा भी कंपाउंड उनके अलावा जो मैंने दिए थे उसके अलावा भी आपको दिए जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो लेट मी राइट द फॉर्मूला, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। द फॉर्मूला इज x इक्वल टू, अभी समझा रही हूँ पहले लिख लो, SA प्लस हाफ ब्रैकेट G माइनस V प्लस माइनस E, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को पूरा अपन बॉक्स में भरने वाले हैं। तो ये आप इसको बॉक्स में भर लेंगे।
फिर हम लिखेंगे इस फॉर्मूले में कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखी हैं। ठीक है, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया है, वो आगे के लेक्चर्स में आएगा इस चैप्टर के, बट अभी अपन सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सिंग होती है। आपने sp-d-f ऑर्बिटल्स पढ़ी हैं, तो हाइब्रिड ये जब ऑर्बिटल्स sp-d ये सब मिलती हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। उनके नाम है कुछ, जैसे एक पहली है sp, फिर एक p बढ़ाते जाओ, sp2, फिर एक और बढ़ा दो sp3, फिर उसमें एक d भी डाल दो sp3d, फिर उसमें एक और d डाल दो sp3d2, और फिर उसमें एक और d डाल दो sp3d3। तभी आपको पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि आगे अपन डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाले हैं, बट अभी इतना याद कर लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो अभी तो चलो बता दूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले x का मतलब बता रही हूँ। x का मतलब है हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। अब ये तो क्या है कि अगले वाला टॉपिक और VSEPR दोनों के लिए फॉर्मूला काम में आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाइब्रिड से अपन को परेशान हो, अभी समझ आ जाएगा। तो x इक्वल टू हाइब्रिड स्टेट S फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग, और A फॉर एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। कैपिटल G इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी outer shell, in the outer shell of central atom, in the outer shell of central atom। V equal to valency of surrounding atoms, valency of surrounding atoms, and E equal to चार्ज। अभी आप लिखो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यू फिनिश राइटिंग E इक्वल टू चार्ज। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन क्या कर पाएंगे, हम किसी भी कंपाउंड का शेप या ज्योमेट्री हम इससे निकाल पाएंगे। तो अगेन x इक्वल टू हाइब्रिड स्टेट, SA सराउंडिंग एटम्स, G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम। V वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, जो सराउंडिंग एटम उनकी वैलेंसी, E इक्वल टू चार्ज। ठीक है, इसके बाद हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है इसके लिए, वो हम टेबल आपको बना के दे रहे हैं, उससे आपको मतलब थोड़ा फायदा होगा। और x जो आपने हाइब्रिड स्टेट लिखे ना, यहीं पर एक इसका एक और नाम है जो अपन हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बहुत फायदा होगा। और अभी हाइब्रिड स्टेट के बदले अपन वो भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि आपने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो पढ़े थे ना वो। तो x हाइब्रिड स्टेट भी होता है, और x क्या होता है, और क्या होता है, x मीन्स टोटल नंबर यानी NO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो x इक्वल टू हाइब्रिड स्टेट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी आपके लिए, आप वो टेबल ध्यान से देखेंगे। पहले आप मैं बना दूं, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, यहां पर मेरा x है, यानी हाइब्रिड स्टेट करके मैं लिख सकती हूं उसको, मैंने x लिखा है, और यहां पर मैंने हाइब्रिड स्टेट लिखा है। ठीक है, अगर x मेरा 2 है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp कहेंगे उसे। अगर 3 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो sp2। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं तो sp3। अभी तो मैं sp3 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो बाद में जब वहाँ पढ़ लोगे तो इससे टैली कर सकते हो, अभी तो इन पे जाओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 तो sp3d, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 तो sp3d2, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तो sp3d3। और फिर ये बात का अपन हटा देते हैं यहाँ से, ये अपन मिटा देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टेबल है। जब हम इस फॉर्मूले की मदद से x निकालेंगे तो हम टैली करेंगे। अगर x मेरे 2 हैं
तो शेप मतलब इसको तुम भले यूज़ नहीं करो अभी, लेकिन अगर x 2 है और लोन पेयर नहीं है तो लीनियर है, लोन पेयर होते नहीं 2 में। अगर x 5 है और एक लोन पेयर है तो सीसो है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर अपन लिखेंगे इस टेबल के नीचे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चल गए, अब हमें लोन पेयर पता चल जाएंगे तो हमारा शेप निकल जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका x की वैल्यू है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे माइनस सराउंडिंग एटम्स, x माइनस सराउंडिंग एटम्स। ये आप पूरा पढ़ लो, अच्छी तरह लिख लो और देख लो। इस पर अब हमारी प्रैक्टिस शुरू होएगी। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इस टेबल के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करी जाएगी। सो आई होप कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपका जैसे मीथेन लिया, ठीक है। मैंने कहा कि अभी तो हमें पता है कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल है, वी नो अबाउट इट, बट जैसे हमें नहीं पता कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल है, हमें नहीं पता, और हमसे कहा गया है कि शेप निकालो मीथेन का, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालने वाले हैं। तो आपको पता है, आप लिखो क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मीथेन, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए आप, ये हमारा मीथेन है। लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला, x इक्वल टू सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम के आसपास कितने एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके आसपास कितने हैं 4, तो सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, ये 4 हो गए, प्लस हाफ फॉर्मूले में ऑलरेडी है, प्लस हाफ, ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट के अंदर g लिखा है। क्या मैंने बोला था आपसे, g नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर शेल में कितने हैं 4, तो G यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस V क्या लिखा है आपने, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है कि नहीं, तो और है कितने हाइड्रोजन 4, तो 4 × 1 4। फिर लिखा है प्लस और माइनस E, इसका मैं जरा सा सिंपल वे में बता दूं, अगर जैसे NH4 है, अमोनियम आयन, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ उल्टा रहेगा, -1 कर देते, NH4 पे 1 + 1 है तो इसे -1 करेंगे। अब जैसे CO3 -2 को निकालने का कहे कोई, कार्बोनेट पे कितनी चार्ज दिख रही है -2, तो यहाँ पर उल्टा आ जाएगा +2, तो यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ चार्ज लिख ही नहीं रहे अपन, तो ये अपन ने क्लोज कर दिया। अब आप 4 - 4 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो x हमारा कितना आ रहा है 4, x हमारा 4, यानी 4 का मतलब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब मुझे देखना है इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या है फॉर्मूला लोन पेयर का, लोन पेयर का ये x माइनस सराउंडिंग एटम, x कितना है 4, सराउंडिंग एटम भी 4 है, तो लोन पेयर मेरे 0 है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और लोन पेयर उसमें नहीं है, तो मतलब चारों के चारों क्या हैं बॉन्ड पेयर्स, यानी शेप बिकम्स टेट्राहेड्रल। आई बात समझ आपको, कितना अच्छी तरह समझ में आया इससे। नो लोन पेयर तो शेप हमारा क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इस तरह से अपन किसी भी चीज का शेप विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अपन निकालेंगे, और अभी अपन बहुत सी एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिससे हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें ये फॉर्मूला मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप जल्दी से मीथेन का लिख लें, देन आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस फॉर्मूला। सो अब हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं इस फॉर्मूले पे, जैसे कि मैं आपको अब देती हूँ ClF3 लेते हैं अपन, ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग ClF3 लेते हैं, मीथेन हटा देते हैं हम, और मीथेन के बदले आप लिखेंगे ClF3। वैसे आपको ClF3 टेबल से याद है अभी तो ना, कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे अभी जो याद ही नहीं है तुम्हें, तो उनको तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम्हें समझ में आई। बट जैसे अगर ClF3 कोई कहे हमें, तो हमें पता है कि ClF3 का T शेप है, ये हमें मालूम होना चाहिए बिफोर हैंड कि ClF3 का T शेप है, नहीं तो यही नहीं पता, या ये नहीं सॉरी ClF3 का T शेप नहीं, यानी ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 निकले और उसमें अगर लोन पेयर 2 निकले तो शेप T शेप हो गए, वो टेबल हमें याद होना चाहिए, फिर हम फटाफट मतलब निकाल लेंगे शेप। तो जैसे ClF3 है, मेरा एग्जाम्पल है ClF3, ओके। ClF3 में फॉर्मूला लगाऊंगी जल्दी से मैं, x इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स, कितने हैं सराउंडिंग एटम 3 प्लस
हाफ इंटू जी, रट लो मेरे साथ फॉर्मूला, व्हाट इज जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अंदर Cl का एटॉमिक नंबर जो भी है 17, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, आखिरी शेल में कितने हैं 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी आउटर शेल 7 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम ये V, सराउंडिंग एटम F की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगता है, याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस लगता है, वैलेंसी में जनरल पढ़ना है, तो वैलेंसी में माइनस या प्लस नहीं लगाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लोरीन की वैलेंसी 1, बस इतना 1 इंटू 3 और ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है वो माइनस लगा हुआ है, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है। तो ये x इक्वल टू 3 प्लस हाफ इंटू 4, ये और ये कट के 2 आया, तो x मेरा कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है बेटा, हाँ 5 का मतलब क्या है, अगर मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, बच्चे का दिमाग फौरन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, लेकिन अभी मुझे लोन पेयर निकालना है। तो आई नो कि लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं, लोन पेयर इक्वल टू x कितना है 5 माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो 5 माइनस 3 2, यानी लोन पेयर मेरे पास कितने हैं 2। अब हमें समझ में आया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनमें से 2 तो लोन पेयर में चले गए और 3 बॉन्ड पेयर, यह हमें उस टेबल से रटा हुआ है कि अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो शेप बिकम्स व्हाट, टी शेप। सो द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज टी शेप। आई होप कि आपको ये मजा आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूले के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितना बढ़िया ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले पे, ये तो अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपने ये देख लिया है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हाइब्रिड स्टेट भी कोई कहे, क्योंकि इसी टेबल में हाइब्रिड स्टेट भी बना दिया है, तो आप बिफोर स्टडिंग हाइब्रिडाइजेशन, अभी हाइब्रिडाइजेशन आपका नहीं हुआ है लेकिन उसको पढ़ने से पहले ही आपको फायदा है कि आपने देखा x 5 है तो बच्चे को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3d का। मीथेन का x 4 आया था तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से ऑलरेडी मालूम हो चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड पे मैं आ रही हूँ, Cl(F3) के बाद अब मैं ले रही हूँ Br(F5). तो जल्दी जल्दी आप लोग भी कोशिश करो कि मेरे साथ फटाफट करो ताकि अपन लोग को बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और पक्का पता चल जाए। ये x इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स 5 प्लस हाफ, ब्रोमीन के आउटर शेल में, ब्रोमीन हेलोजन की फैमिली का है तो आउटर शेल में कितने हैं उसके, वही 7, तो ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 माइनस वैलेंसी फ्लोरीन की 1 है और 5 है, 5 चार्ज है नहीं, तो कितना हो गया x इक्वल टू 7 माइनस 5 2, यानी 1 आ जाएगा ये, तो 5 प्लस 1 6, x 6 हो गया। लोन पेयर निकालिए, x कितना है 6 माइनस सराउंडिंग एटम 5, तो लोन पेयर 1। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनमें से 1 लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, आज ही अभी रिवाइज करवाया है मैंने, लेक्चर 2 जो VACPR का था सेकेंड वाला उसके अंदर पढ़ा था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इन देम 5 आर बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इज लोन पेयर। करेक्ट ऑप्शन निकालना है, आप लोग करेक्ट लिख रहे हैं कमेंट बॉक्सेस में, क्या आंसर लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही, स्क्वायर पिरामिडल। बाई था शुरू वाले का, अगर ऑल द 6 आर इलेक्ट्रॉन पेयर, एक हट के लोन पेयर आ गया तो शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। सो द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है और इस तरह से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। x अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप ध्यान देखें, sp3d2 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। सो हरी अप चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, जल्दी जल्दी आप करें, बहुत बढ़िया चल रहा है ये हमारा। अब हमारा आ रहा है NH4 पॉजिटिव। अब मैं आपको एक पॉजिटिव का समझा रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव को E में चार्ज आएगी तो वहाँ हमें समझना है। आई होप कि आपने ये ख़त्म कर लिया होगा, ये भी आपका हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम दे रहे हैं आपको NH4 पॉजिटिव, ये भी आपका हो चुका है। NH4 पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, NH4 पॉजिटिव को कहा जाता है अमोनियम, है ना। तो NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम आयन। तो अब अपन हम करेंगे नेक्स्ट वाला NH4 पॉजिटिव विच इज गिवन बाय द नेम अमोनियम आयन, ठीक है। ये हमारा अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम आयन। अब हम चले लगाते हैं x इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स 4 हैं, ये 4 सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, प्लस हाफ इंटू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहली शेल में 2 है, दूसरे में 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल 5 माइनस सराउंडिंग एटम की वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है और 4 हाइड्रोजन है, तो -4। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैंने अभी समझाई थी, आपका जो कंपाउंड है उसके ऊपर +1 चार्ज है, ये प्लस से +1 चार्ज, तो यहाँ पर उल्टा रहेगा, क्या लगाएंगे हम यहाँ माइनस, और कितनी चार्ज है 1, तो 1। ये है आपका मतलब ई वाले का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ था, अब ई वाले का भी एग्जाम्पल दी, वॉट एवर द चार्ज वो नंबर लिखो, और अगर प्लस है तो माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस लगाओ, बस। अब आप कर लेंगे, तो ये पूरा तो 0 आ रहा है, 5 - 4 1 - 1 0, ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 4। लोन पेयर निकाल के देखेंगे, 4 माइनस सराउंडिंग एटम भी 4 है, तो लोन पेयर भी 0 है। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और उनमें लोन पेयर नहीं है, तो आप सब जानते हो शेप मेरा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और 4 के लिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपको एक नई नॉलेज भी मिल गई इस ट्रिक फॉर्मूले से कि अमोनियम आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड द शेप ऑफ इट इज टेट्राहेड्रल। तो अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन इज टेट्राहेड्रल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। तो जल्दी से आप ये पूरा कर लें ताकि अपन आगे बढ़ जाएं, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देती हूं मैं। एक दफ़ा आप करना आ गया तो फिर आप कितनी भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे आप कर पाओगे ना। ओनली यू शुड नो कि हम कर क्या रहे हैं, बस ये हमें मालूम होना चाहिए। अब हम आपको एक नेगेटिव वाला भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप नेगेटिव वाले से भी समझ जाओ। नेगेटिव वाला अब हम ले रहे हैं NH2 नेगेटिव, इसका छोटा भाई मैं कहती हूँ, NH4 पॉजिटिव था, ये NH2 नेगेटिव। चलिए जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स 2 है, प्लस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर शेल ऑफ नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और 2 है -2, यहाँ माइनस है तो यहाँ +1 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू। बाकी ये कैलकुलेशन तो मैथ्स वाले सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट हो जाते हैं। 5 में से 2 चले गए 3 और 1 4, तो ये हो गया 2 प्लस हाफ इंटू 4, ये 2 आ गया, तो ये हमारा 4। ठीक है, तो x मेरा कितना आ रहा है बेटा, x मेरा आ रहा है 4। व्हाट डज 4 सिग्निफाई फॉर व्हाट, फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट आई हैव टू टेक द लोन पेयर ऑल्सो। तो लोन पेयर इक्वल टू x यानी 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर मेरे कितने आ रहे हैं 2। जब तक के वो वाले जो क्लासेस थी लेक्चर 2 स्पेशली नहीं आता, जब तक इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लोन पेयर हैं, तो बच्चे कितने 2 बॉन्ड पेयर। अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स, तो शेप क्या हो जाएगा बेंट, और 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो शेप इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज बेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन HYB sp3। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप सब इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसको आप लास्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने क्लास 10th से आपने पढ़ा है H3O पॉजिटिव जो होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो व्हाट इज H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। ये भी आपका हो गया कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है हाइड्रोनियम आयन। चलिए लेते हैं हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में अब हम जब फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान में रखिए आपका हमेशा सेंट्रल एटम पहले लिखते हैं, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लेना। O ही सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम 3 हाइड्रोजन के हैं, ये 3 प्लस हाफ इंटू ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, आउटर शेल के ऑक्सीजन में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 और 3 है तो 3 प्लस, तो यहाँ -1। तो x इक्वल टू 6 में से 3 गए तो कितने गए 3, 3 - 1 2, 2 इंटू 2 यानी 1, तो x कितना आ रहा है हमारा 4। और लोन पेयर निकालेंगे हम, तो लोन पेयर कितना होगा x माइनस सराउंडिंग एटम 3 यानी लोन पेयर 1।
अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन उन 4 में से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो शेप क्या हो जाता था, 4 लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर पिरामिडल अमोनिया जैसा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट। वो टेबल A to Z बिल्कुल कंप्लीट रटा होना चाहिए, तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे। सो यहाँ पर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो शेप हो जाएगा इसका शेप पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हम आ रहे हैं अमोनिया पे। नेक्स्ट हमारा है अमोनिया। वो हम पहले से ही जानते हैं कि अमोनिया पिरामिडल होता है, बट ये फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। सराउंडिंग एटम्स 3 प्लस हाफ, अब तो आपको भी हाथ चल जाएगा। नाइट्रोजन का आउटर शेल में 5, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और 3, नो चार्ज, खत्म हो गया। 5 माइनस 3 कितने आ गया, 2, हाफ इंटू 2 1, तो x आ गया 4। लोन पेयर कितना आया, x माइनस सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर हमारे कितने हो गए 1। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर लोन पेयर 1 है तो शेप सेम रहेगा, यानी पिरामिडल। अगेन द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो आई होप कि मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रिक फॉर्मूले से अपन ये कर रहे हैं। सो इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। आपने अमोनिया का शेप निकाला पिरामिडल, आपने NH4 पॉजिटिव का भी देखिए कॉपी में टेट्राहेड्रल निकाला, और आपने NH2 नेगेटिव का बेंट निकाला। इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको दे रही हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ चुका है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of bond angles। क्या क्या है वो, NH2 नेगेटिव, NH3, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। इनको अरेंज करो किस फॉर्म में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के फॉर्म में इन्हें अरेंज करो। जैसे कोई नया क्वेश्चन होता है इसके अलावा, जैसे ये तो अभी आपने जस्ट अभी करा है, तो उसमें यही काम करोगे ट्रिक फॉर्मूले से। अब जैसे जो आपको टेबल दिया गया है अकॉर्डिंग टू NCERT या जनरल जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ये सब कुछ भी नहीं दिया है। आप रटोगे थोड़ी, आप 1000 एग्जाम्पल रटोगे थोड़ी, ये सारे पिरामिडल हैं, ये सारे टेट्राहेड्रल हैं। आपके पास ट्रिक फॉर्मूला है, आप फटाफट निकालोगे, वो टेबल आपको याद है। निकालने से क्या फ़ायदा होगा, अभी आपने निकाला NH4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, हम जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। NH3 पिरामिडल, पिरामिडल की एंगल कम होगी 107 डिग्री। हमने अभी निकाला NH2 नेगेटिव को बेंट, बेंट की एंगल और कम होगी यकीनन, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो NH4 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा, देन अमोनिया, देन NH2 नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आपको बेसिक आता है चीज़ का। अगर बेसिक नहीं आता है और आप बैठ के कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो यू आर द फुलिश वन, एंड आई थिंक नो वन इज फुलिश। सबको पता है कैसे हमें उठाना है। दिस इज टेट्राहेड्रल, NH4 पॉजिटिव हमारा टेट्राहेड्रल है, ये अमोनिया हमारा पिरामिडल है, और NH2 नेगेटिव जो हमारा है वो है बेंट। सो प्लीज राइट डाउन द आंसर फास्ट, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जैसे आपका बहुत अच्छा एक और आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा वो कंपाउंड भी, उसका भी मैं आपको दे रही हूँ। जैसे ओजोन है ना, नए तरह का दे रही हूँ मैं। जैसे आपको अगर मैंने ओजोन दिया तो आप घबरा जाओगे कि मैडम ओजोन कैसे मैं निकालूँ, आई कांट डू ओजोन। हमें पता है कि ओजोन का स्ट्रक्चर ये था। हमने ये भी बताया था आपको कि डबल बॉन्ड को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जानते हैं, लेकिन ये सब हम छोड़ो। हम तो जैसे ये मान के चल रहे हैं कि हमें ओजोन नई चीज़ मिली, हमें पता ही नहीं थी कि ओजोन होता क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 ऑक्सीजन है, एक को हम सेंट्रल एटम मानेंगे, 2 को हम सराउंडिंग एटम मान लेंगे।
समझ आए कितनी बढ़िया ट्रिक है। तीनों ऑक्सीजन है, कंसीडर वन ए सेंट्रल एटम। तो जब x निकाला मैंने तो एक को तो मैंने सेंट्रल एटम माना है, तो बचे कितने 2, सराउंडिंग एटम 2 हुए, प्लस हाफ G। एक ऑक्सीजन को मैंने सेंट्रल एटम माना है, उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 माइनस 2 ऑक्सीजन को मैंने सराउंडिंग एटम माना है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 की 2 इंटू 2 4, तो 6 माइनस 4 चार्ज है ही नहीं कोई, 6 माइनस 4 2, हाफ इंटू 2 1, x इक्वल टू 3। लोन पेयर देखिए, लोन पेयर इक्वल टू x माइनस सराउंडिंग एटम को हमने 2 माना है, तो लोन पेयर हमारा कितना है 1। कितनी बढ़िया एग्जाम्पल, इस पर आप स्टार लगाइए क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी बच्चे को। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते, लोन पेयर नहीं होता, तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 1 इज लोन पेयर, तो बचे कितने 2 आर बोन पेयर्स। याद रखो जल्दी, 2 बोन पेयर्स 1 लोन पेयर, शेप बेंट। अब आपको समझ में आया कि ओजोन को बेंट क्यों कहा जाता है। क्या है इसके अंदर, कितने बॉन्ड पेयर है 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। आप कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं मैडम यहाँ तो मुझे 3 बॉन्ड पेयर दिखे हैं, तो नहीं, मैंने आपको पोस्टुलेट्स VSEPR में लिखवाया था कि डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन कि जिसका जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि हाँ हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो चलो जल्दी से बना लो, जल्दी से लिख लो ताकि बिल्कुल अच्छा लगे और आपके अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि हाँ भाई मुझे कितना अच्छी तरह मेरा सारा कुछ हो रहा है और मुझे कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, VSEPR की बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल ले ली, एक लास्ट एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको मैं, कार्बोनेट आयन। व्हाट इज कार्बोनेट, CO3-2, इसको हम कार्बोनेट आयन कहते हैं। सो दिस इज कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन है हमारा। कार्बोनेट आयन में फिर हम निकालेंगे x इक्वल टू, सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं 3, प्लस हाफ G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर शेल ऑफ सेंट्रल एटम जो कि 4 है, माइनस एक ऑप्शन पे 2 है, 2 3 दा 6, माइनस 2 है तो चार्ज प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 6 कितना होता है -2, -2 और +2 कितना होता है 0, ये पूरा का पूरा चला गया, तो x मेरा आ रहा है 3। लोन पेयर अगर मैं निकाल रही हूँ तो x माइनस सराउंडिंग एटम 3, सराउंडिंग एटम भी 3 है, तो लोन पेयर मेरा 0 है। अगर x मेरा 3 है और लोन पेयर नहीं है तो शेप मेरा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विदाउट लोन पेयर, द शेप ऑफ कार्बोनेट आयन इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओजोन का क्या था शेप, बेंट, अपन ने लिखा नहीं क्या शेप क्या था ओजोन का, बेंट, और हाइब्रिडाइजेशन उसका भी sp2 था, sp2। सो आई होप कि आपको ये सारी एग्जाम्पल्स पढ़ के बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आपको समझ में भी आया होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब जैसे यहाँ पर इतना सब करने के बाद, जैसे आप सब जानते हैं, एक बहुत ट्रेडिशन फॉलो करता है कोई फैमिली, कोई सिस्टम ट्रेडिशन फॉलो करता है। हमारी केमिस्ट्री भी एक ट्रेडिशन फॉलो करती है कि पहले बहुत चढ़ाती है, बहुत चढ़ाती है, बहुत तारीफ़ें करती है, फिर जब एंड हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर कर देती है। जैसे अपन शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं सब लोग, लेकिन घर आते आते कार में बैठते बैठते अपन कुछ ना कुछ बुराई कर देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं था, हाँ उसका टेस्ट ऐसा नहीं था। ऐसे ही कस्टम केमिस्ट्री फॉलो कर रहा है कि आप ये कह रहा है कि VSEPR अच्छा तो बहुत था, लेकिन VSEPR ने शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बताए हैं, लिविस स्ट्रक्चर ने भी शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बताए हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं बताए। तो ये VSEPR का ड्रॉबैक, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि VSEPR का क्या ड्रॉबैक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, ओनली सिंपल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन। तो ये बुरी बात है कि हम VSEPR की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी बुराई भी कर रहे हैं। तो आपको VSEPR बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बॉन्डिंग में से इसमें से आता है, नीट हो भले IIT JEE हो, स्कूल लेवल के एग्जाम में आता है। अच्छी तरह ये 3 वीडियोस को आप रिवीजन करें, रीविजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत अच्छी तरह इसको स्ट्रांगली अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एक नई थ्योरी, क्योंकि इसके ड्रॉबैक अपन बोल चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ गए? तो क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, पहला कॉजल एंड लेविस कॉन्सेप्ट, उसी के साथ ऑक्टेट रूल,
and formal charge, limitation of octet rule, resonance, dipole moment, VSEPR part 1, VSEPR part 2 and today VSEPR part 3. With this quote, I want to finish the class. All of you stay healthy and safe and God bless you. All the best. From DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Bye-bye.